रात का सन्नाटा, सड़कें खाली। पास के पुराने कब्रिस्तान में एक परछाई घूमती नजर आई। जल्द ही पुलिस और पब्लिक को इस कहानी ने अपनी ओर खींच लिया। वो कहानी जो कभी दफन होने को तैयार नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि उस डरावनी रात ने किसी प्राचीन शक्ति को जगा दिया था। ये है लंदन के हाई गेट कब्रिस्तान के वैम्पायर की कहानी। 1960 के दशक के आखिर और 1970 के शुरुआती सालों में नॉर्थ लंदन में बातें फैलने लगी थी। हाई गेट कब्रिस्तान आने वाले लोगों ने उन चीज़ों की बातें की जिन्हें वो समझा नहीं पा रहे थे। लंबी परछाई जैसी आकार जिसकी आंखें चमकती थीं, धुएं जैसे दिखने वाली बॉडी जो कब्रों के बीच तैरते हुए नजर आती थी, और रात होते ही हर जगह एक घुटन भरी डरावनी फीलिंग फैल जाती थी। शुरुआत में ये कहानियाँ सिर्फ अफवाहें मानी गई, लेकिन वो लगातार आती रहीं। जल्द ही इन घटनाओं ने लोकल जर्नलिस्ट, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और यहाँ तक कि पुलिस का भी ध्यान खींच लिया। वहाँ के एक लोकल हिस्टोरियन और स्पिरिचुअलिस्ट डेविड फैरेंट ने कहा, लोग एक जैसी चीजें ही देख रहे हैं। लंबी कंकाल जैसी आकृति जिसकी आंखें चमकती हैं। कुछ ने कहा कि ये कब्रों के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। कुछ ने कहा कि जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं वो अंधेरे में गायब हो जाता है। मैं सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में उन पुराने कब्रों में क्या छिपा हुआ है। फिर आई 13 मार्च 1970 की रात। हाई गेट की एक लोकल निवासी मार्गरेट कॉलिंस, 34 साल की, उसने एक ऐसी घटना बताई जिसने मीडिया में सनसनी मचा दी। उसने कब्रिस्तान में एक भयानक आकृति देखी। उसने उसे कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया, एक लंबा काला इंसान जैसा आकार जिसकी आंखें लाल चमकती थीं, जो कब्रों के बीच साइलेंट खड़ा रहता था। जब वो उसके पास गई तो वो आकृति गायब हो गई और पीछे छोड़ गई एक ठंडा डरावना एहसास। मार्गरेट कहती है, मैं उन आंखों को कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर तक झांक रही हो। मैं वहां से घर भागी और कई रातों तक चैन से सो नहीं पाई। मार्गरेट ने उस रात जो भी देखा था वो आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन 13 मार्च 1970 के बाद हाई गेट वैम्पायर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई। उस रात के बाद कहानियां गायब नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। उसे देखे जाने के मामले लगातार होने लगे और हर बार पिछले बार से ज़्यादा भयानक। गवाहों ने एक ऐसे प्राणी का डिस्क्रिप्शन दिया जिसे समझना नामुमकिन था। लंबा कंकाल जैसा, चमकती आंखों वाला, जिसकी नज़रों में वहशीपन था। हाई गेट कम्युनिटी में वैम्पायर की अफवाहें और तेज़ी से बढ़ने लगी। एक शब्द जिसे लंबे समय से अंधविश्वास में दफन कर दिया गया था, वो अब धीरे धीरे लोगों की रहस्यमयी बातचीत में उभरने लगा था। हाई गेट वैम्पायर की कहानियाँ अब सिर्फ फुसफुसाहटों तक सीमित नहीं रही। ये न्यूज़पेपर्स के पहले पन्ने की हेडलाइन बन चुकी थी। जैसे ही रिपोर्ट आने लगी, लोकल अथॉरिटीज़ को कार्यवाही करनी पड़ी। हाई गेट कब्रिस्तान के आसपास होती अजीब घटनाओं की जांच के लिए चुपचाप एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिटेक्टिव हैरल्ड कार्टर को इस इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया गया। उन्होंने इन कहानियों को मात्र मास हिस्टीरिया करार दिया। पुरानी अफवाहें नई अफवाहों को बढ़ावा दे रही हैं। लोग वही देख रहे थे
जो वो देखना चाहते थे। डिटेक्टिव का ये स्टेटमेंट तब तक ही रहा जब तक 22 मार्च की रात नहीं आई। उस रात पुलिस की एक पेट्रोल टीम ने एक घटना की रिपोर्ट दी, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह के 2:45 के आसपास एक रूटीन पेट्रोल ने कब्रिस्तान के पास एक लंबी परछाई जैसी आकृति को चलते हुए देखा। कोई ठीक से पहचान नहीं पाया, कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। सिर्फ परछाई और ऐसी आवाज़ें थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। इस पर डिटेक्टिव ने कहा, उस रात हमने जो कुछ भी देखा वो साफ नहीं था। सिर्फ कुछ परछाइयाँ और अजीब आवाज़ें थीं। लेकिन लोगों के द्वारा देखे जाने की रिपोर्ट लगातार आ रही है और देखे जाने के मामले और भी हिंसक होते जा रहे हैं। इसके बाद उनके ही इन्वेस्टिगेशन टीम के एक पुलिस ऑफिसर पीसी जॉन एडवर्ड्स ने अपना बयान दिया। उनका बयान डिटेक्टिव कार्टर से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो लंबी आकृति इनह्यूमन स्पीड से चल रही थी और मेरे गोली चलाने से पहले ही वो गायब हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कुछ बहुत खतरनाक और बहुत गलत है। ये पहली बार था जब पुलिस तक के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। और अगर अब देखे जाने वाले मामले और भी बढ़ रहे थे तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं था कि लोग क्या देख रहे हैं, बल्कि सवाल ये था कि पहला शिकार कौन होगा। जैसे जैसे पुलिस की जांच तेज हुई, वैसे ही पैरानॉर्मल कम्युनिटी में भी क्यूरियोसिटी बढ़ गया। तंत्र मंत्र और काला जादू करने वाले लोग और अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखने वाले लोग हाई गेट कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे, उस वैम्पायर के अस्तित्व का सबूत ढूंढने के लिए। उन्हीं में से एक थे डेविड फैरेंट। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कब्रिस्तान में सियांस किया और उस प्राणी की आत्मा को बुलाने की कोशिश की जिसे वो वैम्पायर मानते थे। उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया कि यह प्राणी जिंदा लोगों के डर पे फीडिंग कर रहा है। ये प्राचीन है, कुछ ऐसा जो क्रिश्चियनिटी से भी पहले का है। ये कुछ ऐसा है जो हजारों सालों से सोया हुआ था और अब इसके जागने का समय आ चुका है। इन चीज़ों पे विश्वास रखने वाले लोगों के बीच डेविड फैरेंट काफ़ी पॉपुलर हो गए, ये दावा करते हुए कि उन्होंने कब्रिस्तान में सियांस के ज़रिए वैम्पायर की आत्मा को बुलाया था। चाहे वो राक्षस हो, शिकारी हो या कुछ और। डेविड फैरेंट के स्टेटमेंट ने न केवल इसे बढ़ावा दिया बल्कि इस रहस्य को और भी फेमस कर दिया। अब अफवाहें आग की तरह फैल गई कि यह प्राणी एक वैम्पायर था। मीडिया की सनसनीखेज कवरेज ने और ऐसे लोगों को सामने लाया जिन्होंने उसे देखा था, ऐसे गवाहों को खींचा जिनकी दास्तानें डर को और भी गहरा करती थीं। आने वाले महीनों में हाई गेट वैम्पायर सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, ये एक डरावना लेजेंड बन चुका था। लंदन के अंधेरे इतिहास के दिल में गढ़ा हुआ, लेकिन डर और कहानियों के पीछे कुछ डरावना सच उभर रहा था, कुछ ऐसा जो दफन होने को तैयार नहीं था। अब जैसे जैसे देखे जाने के मामले बढ़ने लगे और रिपोर्टें और भी भयानक होती गईं, अधिकारी खुद को एक इनविजिबल दुश्मन के सामने जूझते हुए पाए। एक ऐसा दुश्मन जो लॉजिक से परे था और जिसे
चुप नहीं कराया जा सकता था। फिर 3 अप्रैल 1970 की रात डिटेक्टिव हैरल्ड कार्टर और इनकी टीम ने एक भयानक खोज की। कब्रों के बीच छिपे पत्थरों पर अजीब सिंबल्स बने थे, ऐसे सिंबल्स जो काला जादू से जुड़े माने गए, ये संकेत देते हुए कि कोई या कुछ अंधेरे की आड़ में कोई रिचुअल कर रहा था। इस पे डिटेक्टिव का कहना था, शुरुआत में हमने सोचा कि ये सिर्फ किसी की शरारत है, लेकिन ये सिंबल्स कुछ और भयानक चीज़ की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी दूसरे दुनिया की शक्ति को बुलाने या उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और काला जादू करने के शौकीन लोग हाई गेट कब्रिस्तान की ओर उमड़ पड़े, सच्चाई का पता लगाने के लिए। उनमें से एक थे फेमस घोस्ट हंटर डॉक्टर लियोनार्ड मॉर्गन। उनका कहना था, कब्रिस्तान में नेगेटिव एनर्जी महसूस की जा सकती है, भारी और भयानक। मैंने किसी एंटिटी के यहाँ होने का पता लगाया, कुछ ऐसा जो जिंदा जैसा लगता है, कुछ ऐसा जिसे हमारी दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद गवाहों की रिपोर्टें लगातार आती रही। सैरा विलियम्स नाम की एक स्टूडेंट जो आधी रात को कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, उसने दावा किया कि उसने एक लंबा कंकाल जैसा आकृति देखा जिसकी आंखें चमक रही थी और जो उसे एक कब्र के पीछे से घूर रहा था। और जब वो दौड़ी तो उसने अपने पैर पर एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ महसूस किया जो उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। फिर एक लोकल दुकानदार जॉर्ज ने रिपोर्ट किया कि उसने रात के दूसरे पहर में कब्रिस्तान से अजीब और भूतिया चीखें सुनी हैं, साथ में खींचते हुए कदमों की आवाज़ भी आई। फिर मई 1970 तक हाईगेट वैम्पायर की कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। न्यूज़पेपर्स ने इसे लंदन का सबसे भूतिया जगह कहा और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने अपना जोर पकड़ लिया। क्या ये वैम्पायर था या कोई शैतान या कुछ और? इस उथल पुथल के बीच मीडिया ने एक सीक्रेट मीटिंग की खबर पकड़ी, एक आधी रात का रिचुअल जिसमें काला जादू करने वाले लोग शामिल थे जो वैम्पायर को भगाने या उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन को ब्लेस करने के लिए एक पादरी की आत्मा को बुलाया था, लेकिन इसके बाद भूतिया एक्टिविटीज़ और भी तेज़ हो गई। इस घटना की एक आई विटनेस थी, जेन रॉबर्ट्स। उसका कहना था, मैंने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ लोग काले कपड़े पहने कोई रिचुअल कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने मंत्रों की चैंटिंग शुरू की, मैंने परछाइयों से एक लंबी आकृति निकलते देखी जिसकी आंखें चमक रही थी और उसकी मौजूदगी बहुत भारी और डरावनी थी। बढ़ते सबूतों की संख्या से पुलिस ने भी प्रेशर में आकर चर्च और ब्रिटिश पैरानॉर्मल सोसाइटी से मदद मांगी। उनके इन्वेस्टिगेशन में और भी भयानक घटनाएं सामने आईं। जानवरों का रहस्यमय रूप से गायब हो जाना, अनयूजुअल कोल्ड स्पॉट्स और रात के समय भूतिया आवाज़ों की गूंज, जिस पर एक पुलिस वाले का स्टेटमेंट ये था, हमने आवाज़ें सुनी, फिर देखा कि एक आकृति रास्ते पर तेज़ी से चल रही थी, लंबी, धुंधली, किसी धुएं जैसी। हमने उसका फ़ोटो भी लिया, लेकिन बाद में जब फ़ोटो डेवलप किया गया तो फ़ोटो ब्लैंक था। हाई गेट में वैम्पायर का आतंक अब सिर्फ परछाइयों तक सीमित नहीं रहा, यह हकीकत में सामने आ गया था। जैसे जैसे 1970 की गर्मियाँ आई,
देखे जाने वाले मामलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। कई लोगों ने उस वैम्पायर को एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में देखा, न कि धुएं की शक्ल में। रिपोर्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लगे। फिर भी सवाल बने रहे, ये प्राणी क्या था? कोई वैम्पायर या कोई शैतान? हाईगेट कब्रिस्तान का अंधेरा अब अपने रहस्यों को खोलना शुरू कर रहा था। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। हाईगेट के वैम्पायर ने बस अपने रहस्यों का खुलासा शुरू ही किया था। ये वैम्पायर अब सिर्फ परछाइयों तक सीमित नहीं था। ये कई हज़ारों सदियों से ज़मीन के नीचे इंतज़ार कर रहा था सही समय का, और इसने अब शिकार करना शुरू कर दिया था। हॉस्पिटल्स में अचानक एनीमिया यानी खून की कमी वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, और अजीब बात यह थी कि उन मरीजों में से 90% लोग उस हाईगेट कब्रिस्तान के आसपास रहते थे। एक दिन पहले तक वो बिल्कुल नॉर्मल होते थे, और अगले ही दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते भी एक एक करके गायब होने लगे। ये सब देखते हुए अथॉरिटीज़ ने रात के 8 बजे के बाद वहाँ लोगों का जाना बंद कर दिया, और जो आसपास रहते थे उन्हें घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी। इसके बावजूद कई लोगों ने अपने खिड़की दरवाज़ों के बाहर खटखटाने की आवाज़ें सुनी। चर्च, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और काला जादू करने वालों की मदद से अथॉरिटीज़ ने लोगों को इससे राहत दिलाने की कोशिश की। फिर घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी। अब आज सालों बीत गए हैं और कहानियाँ फुसफुसाहटों में बदल गई हैं, लेकिन सच अब भी धरती के नीचे दफन है। लेकिन कुछ रातों में जब सब कुछ खामोश हो जाता है, कई लोग कहते हैं कि वो उसे सुन सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि वो वैम्पायर अब भी यहाँ मौजूद है, इंतज़ार कर रहा है, देख रहा है उन अंधेरी परछाइयों में घुलकर जहाँ हम देख नहीं सकते। ये आज भी हमारे बीच है और चुपचाप अपना शिकार कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लंदन के हाईगेट का वैम्पायर रियल में है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। आई नो कहानी छोटी है, लेकिन मेरी भी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं लिख पाया, और इसी वजह से रिकॉर्डिंग में आवाज़ भी दबी दबी लग रही है। खैर, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अलविदा, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।